हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11th का चैप्टर 9 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ने वाले हैं उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो बहुत सी एक्टिविटीज़ में एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेंगे, चाहे वो फंक्शनिंग के लिए हो या फिर उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हो या फिर अदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए हो। बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप के हम देखते हैं, जैसे कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स सिंपलेस्ट यूनिट होती हैं मॉलिक्यूल्स की, जो असेंबल होकर के ही क्या बनाती हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये माइक्रो कह लीजिए या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स कह लीजिए, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनते हैं। जैसे कि हम बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करें तो हमें 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और अपने न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 बायोमोलिक्यूल जो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। 6 टाइप के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम देखते हैं जो इनको फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है, तो ये 6 टाइप के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं या ऑर्गेनिक एटम्स हैं जो हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए। तो जिन बायोमॉलिक्यूल को हमें पढ़ना होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, इसके अलावा हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी इनको कहते हैं, जो इसेंशियल हैं, यानी ऑर्गेनिज्म की लिविंग लाइफ को, यानी उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी रहेंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये सभी ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो एनिमल्स में नहीं देखने के लिए मिलते हैं, एसेसरी कह लीजिए मॉलिक्यूल्स की तरह काम करेंगे। जैसे कि प्लांट्स में ये पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं या फिर ऐसे सिक्रेशन में हेल्प करते हैं जो सर्वाइव करने में हेल्प करेगा प्लांट को। ये हमें अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि आप फंजाई में कह लीजिए। ठीक है, ये सीक्रेट होते हैं, तो इनको कई बारी कुछ, जैसे कि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल प्लांट सीक्रेट करता है जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। कोई ऐसा हर्बीवोर है जो प्लांट को खा रहा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए प्लांट क्या करता है, कुछ सिक्रेशन, स्टिकी सिक्रेशन स्टार्ट कर देगा ताकि वो ऑर्गेनिज्म या हर्बीवोर जो है दोबारा प्लांट पर अटैक ना करे। ठीक है, ये तो रही सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं बायोमॉलिक्यूल के बारे में जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें। कार्बोहाइड्रेट क्या सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो है कौन सी होगी, ग्लूकोज, जो कि मोनोसैकेराइड में आएगी। कार्बोहाइड्रेट भी हम 3 टाइप से पढ़ेंगे, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हम कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर की एक यूनिट के बारे में बात करते हैं जिसमें हम ग्लूकोज को पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, ग्लूकोज को पढ़ लेते हैं, या फिर हम कह लीजिए फ्रक्टोज को पढ़ लेते हैं। ये सारी यूनिट कैसी रहेंगी, सिंगल यूनिट रहती है, जो मोनोसैकेराइड में शुगर की एक यूनिट से बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है, ये ऐसी यूनिट है जो 2 ग्लूकोज के फॉर्मेशन से, ग्लूकोज के बीच में बॉन्डिंग होने से, ग्लूकोज मान लीजिए अदर कोई मोनोसैकेराइड कोई भी हो, ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्डिंग हो गई, और जो शुगर के बीच में बॉन्डिंग होती है उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो हाइड्रोजन H2O, ठीक है, H2O हाइड्रोजन नहीं, वाटर मॉलिक्यूल के जब 2 आपके मोनोसैकेराइड बॉन्ड बनाएंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो एक डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। तो एक डाइसैकेराइड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 सिंगल यूनिट चाहिए, यानी 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट चाहिए, एक मोनोसैकेराइड की। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड की हमें यूनिट चाहिए एक डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ऐसे ही हम डाइसैकेराइड को पढ़ते हैं। 2 यूनिट से लेकर जिसमें 10 यूनिट तक हम लोगों को मिलेगी मोनोसैकेराइड की, उसको हम डाइसैकेराइड वाले कैटेगरी में रखते हैं। और अगर 10 सैकेराइड से ऊपर तक हम लोगों को यूनिट मिल रही है तो उसको हम पॉलीसैकेराइड की यूनिट में रखते हैं। ठीक है, चलिए डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का जो एग्जांपल है वो हम ग्लूकोज देखते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है। डाइसैकेराइड का एग्जांपल हम सुक्रोज देखते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज की यूनिट आपस में बॉन्ड बना करके डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करेगी। अगर हम पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें तो जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, काइटिन है, हम इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो होता है वो होमोपॉलीसैकेराइड भी होगा और हेट्रोपॉलीसैकेराइड भी होगा।
होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड में छोटा सा डिफरेंस होगा। होमोपॉलीसैकेराइड में सेम एक जैसी यूनिटी हमें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि हम बात कर ले सभी यूनिट जो होंगी वो ग्लूकोज की बनी होंगी। लेकिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा, इसमें हमें अदर मॉलिक्यूल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि कुछ अमाइनो एसिड्स भी मिल सकते हैं और अलग अलग यूनिट मिलेंगी, एक जैसी यूनिट नहीं मिलेंगी। जैसे स्टार्च में देख लीजिए सारी ग्लूकोज की, सेल्यूलोज में देख लीजिए, ठीक है, बॉन्ड अलग हो सकता है, अल्फा बीटा बॉन्ड, ठीक है, लिंकेज अलग हो सकती है, लेकिन सभी एक जैसी यूनिट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा, अदर मॉलिक्यूल भी इसमें ऐड रहेंगे, ठीक है, अदर यूनिट भी इसमें ऐड रहेगी, सब एक जैसी नहीं मिलेंगी। उसके बाद हम बात करें प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, जैसे हमारा ग्लूकोज है वो सबसे सिंपल शुगर है, तो वो माइक्रोमोलिक्यूल है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, बहुत सारे अपने ग्लूकोज के असेंबल होने से बनेगा, या उनके बीच में बॉन्ड बनाने से बनेगा, तो ये बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन भी जैसे, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, एक बिग मॉलिक्यूल है, यानी कि ठीक है, जो बहुत सारी अमाइनो एसिड की बीच में लिंकेज बनने से या फिर पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। प्रोटीन भी हमारी 4 टाइप की होती है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोटीन बनती कैसे है। तो जैसे हमने बात करी ग्लूकोज की एक एक यूनिट जुड़ती चली जाएगी, मोनोमर एक ग्लूकोज को बोल रहे हैं और पॉलीमर ग्लूकोज से बनने वाली हम यूनिट को बोल रहे हैं। उसी टाइप से प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, अपने अमाइनो एसिड का। एक एक करके अमाइनो एसिड जुड़ती चली जाएगी और पेप्टाइड लिंकेज की हेल्प से क्या बनाती है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। और अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड के बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड जब बन रहा होगा तो यहाँ से भी क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, यानी यहाँ से भी वाटर का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन हमारी 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप क्या बोल लीजिए, वो 3 स्टेप होते हैं। एक मैच्योर फॉर्म में आने के लिए प्रोटीन को इन 3-4 स्टेज से निकलना होता है। जैसे हम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर जब बोलते हैं तो उसमें सिंपली पेप्टाइड चेन बनी होती है, एक एक करके अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या रहेंगे, ऐड रहेंगे। एक अमाइनो एसिड आया, दूसरा अमाइनो एसिड आया, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज रहेगी, तो ऐसे करके एक लंबी चेन बन जाएगी अमाइनो एसिड की, या उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। फिर सेकेंडरी, जब हम अपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक तो कायरल कार्बन होगा, उसके पास एक H होगा, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा, और एक कैसा होगा, अपना R चेन होती है। तो इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे नहीं, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है, थर्ड या फोर्थ, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ऐसे करते करते सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में और अमाइड ग्रुप में बॉन्डिंग हो जाएगी, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद आता है टर्शरी स्ट्रक्चर, जहाँ पर फोल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगी, फोल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी, पैकेजिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ अदर बॉन्ड भी बनने शुरू हो जाएंगे, अदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे, वॉन डर वाल्स इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इनके बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। और एक सबसे लास्ट वाली जो फंक्शनल स्टेज होगी, ठीक है, वो होती है हमारी क्वार्टेनरी स्टेज, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा, यानी 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा ये प्रोटीन क्या करेगी, आपस में असेंबल हो जाएगी और फिर अपनी फोल्डिंग करेंगी, पैकेजिंग करेंगी और फंक्शनल स्टेज में आ जाती हैं। और इसी को जैसे कि हम ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं, जो हमारी स्ट्रक्चर बनाने में और एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। ये तो रही प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं जैसे लिपिड की, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, पेप्टाइड चेन बनती है, सेकेंडरी में अल्फा बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट बनती है, टर्शरी में फोल्डिंग और भी ज़्यादा, ठीक है, बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाएगी, और क्वार्टेनरी में इनकी पैकेजिंग भी हो जाती है, 2 से ज़्यादा प्रोटीन असेंबल हो जाएंगे। उसके बाद उससे न्यूक्लिक एसिड से पहले हम बात करते हैं फैटी एसिड चेन, ठीक है। फैटी एसिड चेन एक क्या रहता है, एक कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत लंबी चेन रहेगी, ठीक है। और उसके साथ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपके फैटी एसिड चेन का फॉर्मेशन करवाता है, ये, ठीक है। ये क्या कराता है, फैटी एसिड की चेन का फॉर्मेशन करवाएगा। और इसी के साथ जब हम ग्लिसरॉल और फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं तो ये 2 फैटी एसिड चेन जुड़कर, ग्लिसरॉल पर 2 फैटी एसिड चेन और फॉस्फेट जुड़ करके, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करवाता है, लिपिड का फॉर्मेशन करवाता है। डिफरेंट टाइप की हमें लिपिड देखने के लिए मिलती है।
ओके इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक क्या है, जो कि एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें नाइट्रोजिनस बेस की ज़रूरत होती है, जिसमें कि 2 टाइप के बेस हमें मिलते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। इनमें प्यूरिन जो होगा 9 रिंग स्ट्रक्चर है और पायरिमिडिन क्या है 6 रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन में हमें एडेनिन ग्वानिन देखने के लिए मिलता है, पायरिमिडिन में हमें साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होगा, डीएनए में हमें एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आरएनए में क्या होगा, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ये पहले कंपोनेंट है जो न्यूक्लिक एसिड में फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए। दूसरा हमारा होता है कंपोनेंट राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है जो इसमें हमें हेल्प करती है फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लिक एसिड के। और थर्ड हमें चाहिए होता है फॉस्फोरिक एसिड, जिससे हमें निगेटिव चार्ज भी मिलता है हमारे डीएनए को, ठीक है ना। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कहीं ना कहीं इसका रोल है सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। चलो अब हमारा जो प्रोटीन्स हैं हमारी सेल में या सेल के बाहर भी जितने भी स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, जो हमारे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं जीन की हेल्प से, ठीक है ना। जीन की हेल्प से जीन एक्सप्रेस करेगा और वो डिसाइड करता है किस प्रोटीन को या अमाइनो एसिड को ला करके क्या किया जाएगा, इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाया जाएगा। जीन क्या करता है, एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करेगा। अगर कहीं भी एक भी अमाइनो एसिड किसी जीन के थ्रू चेंज हुआ, किसी भी प्रोटीन की चेन में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड चेन है वहाँ एक भी अमाइनो एसिड चेंज हो गया, तो क्या होता है, प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करेगा। लिपिड का मेजर रोल होता है सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट टाइप की हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, लिपिड्स देखने के लिए मिलते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या काम करता है, न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारा मेजर सोर्स है, मेजर सोर्स मतलब कि जो एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, हमें जितने भी कैरेक्टर मिल रहे हैं, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हो रही है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारा चैप्टर 9 का टॉपिक था, बायोमोलिक्यूल।